व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन जो हम लोग के जहन में आता है कि जब हम किसी के ऊपर कहते हैं कि जिन आया है, भूत तो खैर नहीं आता है, जिन आया है या हाज़िरी आई है या इस तरह की कोई चीज़ जिसमें उनमें एक्सेसिव एक ताकत आ जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, उनका पूरा फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनकी बॉडी अजीब तरह से टर्न हो रही होती है जो कि नॉर्मल इंसान नहीं टर्न कर सकता, इस तरह से टर्न हो रही होती है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, हाँ, एक्चुअली इंसान के जिस्म में जो है कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव होते हैं और एक हाइपर अराउजल की स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। उस कैफियत को मद्देनज़र रखी तमाम जिस्म में जिस्मानी चेंजेस आती हैं और बाज़ औक़ात अनकॉन्शियस चेंजेस होती हैं। मतलब पेशेंट्स को जो है वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता, लेकिन ये चेंजेस अपनी जगह पर होती हैं और अनरियलिस्टिक होती हैं। और उनको अगर इसको इंसाइट दिया जाए और बताया जाए कि ये मामलात आपके जो आपकी मुश्किलात हैं इस तरह हल हो सकती हैं और ये जो आपके सब कुछ स्टेट है ये मसाइल क्रिएट कर सकती है ख़ुद आपके लिए और आपके घर वालों के लिए, तो दे स्टार्ट टू बिकम ऑल राइट। मैं मिसाल दूंगा कि अभी एक खातून में एक छोटी सी बच्ची स्कूल गोइंग मेरे पास आ रही है जो शायद स्कूल जाना नहीं चाहती है, एंड ऑल ऑफ सडन वो एक मरतबा गिरी और उसके बाद से उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई। एंड दे हैव गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट, याददाश्त भी ख़त्म हो गई, नाम क्या है नाम नहीं पता मुझे। एक दफ़ा गिरी और उसके बाद हाँ, हेड इंजरी इज़ एक्सक्लूडेड, कोई हेड इंजरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बस जस्ट सिंपल कि गिरी थी जो उसके बाद नथिंग इज़ देयर एंड व्हाट मैं उसी तरफ आ रहा हूँ चूँकि वक्त बहुत कम है, तो याददाश्त भी ख़त्म हो गई। तो भाई अच्छा फिर क्या किया जाए, याददाश्त ख़त्म हो गई, काउंसलिंग की मैंने। बेसिकली तो साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए उनको। अभी बहरहाल मैंने जो उनको टिप दी है वो ये है कि ठीक फिर हम आपको अलग कर देंगे पेरेंट्स से और हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ आप ही जैसे बहुत सारे मरीज़ होते हैं, तो फिर वहाँ आपको खुद ही काम करना पड़ेंगे अपने। एंड देन शी बर्स्ट आउट, मीन्स शी वाज प्रिटेंडिंग, हाँ कि नहीं भाई मैं कोशिश करूँगी याद। आफ्टर 3 डेज उसको बहुत सारी बातें याद आ गई थी, तो आई होप कि हो जाएगी। एंड आई हैव प्लान कि मैं उनको फिर साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करूँ ताकि वो जो है काउंसलिंग कर सकें। ये क्या चीज़ थी सर? ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहलाते हैं। जी हाँ, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहलाते हैं। जो पूरा डिसिप्लिन हमारे पास जो है डिसऑर्डर्स का, उनका पुराने वक्तों में तो इसको हिस्टेरिकल कंडीशन कहते थे, लेकिन अब जो है अब ऑब्सोलीट हो गया ये टर्म। हाँ, ऑब्सोलीट हो गई। अब इसको जब ये जहनी अलामात के साथ आते हैं ये बातें, तो हम एसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं और अदरवाइज हम कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं। यानी जहनी मसाइल जो है जिस्मानी मसाइल की सूरत में सामने आ रहे हैं। अच्छा मैम, ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या चीज़ है? ये भी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो ब्रीफली ताकि तमाम लोग समझ स्पेशली यंग गर्ल्स में। हाँ, अच्छा एक तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ये ज़रूरी है कि जब हमारे पास लोग आते हैं और माशाल्लाह वेरी वोकल और सब कुछ ठीक ठाक होता है और जनरली भी बात होती है कभी मिलना मिलाना, तो मुझे बहुत डिप्रेशन है आजकल, ठीक है, तो ये That's a very vague term, yes, और इसी तरह हम बाइपोलर को भी बड़ा मिसलीडिंगली यूज़ करते हैं। बाइपोलर बड़ा इंटेंसिव डिसऑर्डर है और बाइपोलर में एपिसोड्स होते हैं आपके पास। एक मैनिक एपिसोड होता है और डिप्रेसिव एपिसोड होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो डिप्रेसिव ज़्यादा रहते हैं, मैनिक कम रहते हैं, और ये इंटरवल और इनकी जो इंटेंसिटी है और इनका जो स्पैन है वो वेरी करता है। नहीं, इसको हम लेकिन फिर डिप्रेशन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिप्रेशन से इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी उनके सिम्टम्स हैं, नेचुरली हमारे पास एक क्राइटेरिया है, दैट इज़ DSM-4TR। तो उस क्राइटेरिया के ऊपर वो सारा हम डिमार्केट करते हैं कि क्या बाइपोलर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन सिंपल लोगों को बताने के लिए डिमार्केशन इसकी बेस्ट ये है कि एपिसोडिक होता है ये, ठीक है, एपिसोडिक है। अभी डिप्रेसिव एपिसोड है तो आई एम लो, अभी मैनिक हूँ मैं, अभी मैं नॉर्मल स्टेट में भी हो सकती हूँ, अभी मैं मैनिक हूँ तो मैं आप इमेजिनरी स्टोरीज बना रही हूँ एंड आई एम हाइपर एंड आई एम गोइंग दिस एंड दैट, राइट। तो अभी मैं इतनी लो हूँ कि मुझे ना खाना है ना पीना, विड्रॉल सिम्टम्स हैं, और अभी मैं इतनी हाइपर हूँ थोड़ी देर में। और ये मैंने कहा जैसे कि इंटेंसिटी, कोई रीजन नहीं होगा इसका। रीजन आते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रीजन नहीं। अगर आप एकदम से डिप्रेशन में हैं तो क्या उसका कोई रीजन है, या एकदम से आप यूफोरिक हो गए, बिल्कुल है, वो डिटरमिन होगा थ्रू ऑल द
पैरामीटर्स दैट वी टेक, जो कि केस हिस्ट्री हम ले रहे हैं, जो हम उनका ओवरऑल जो उनका जिसे कहते हैं सराउंडिंग्स हैं, जो फैमिली टाइप है, पेरेंटिंग टाइप है, उसके अलावा उनका जो सोशल सपोर्ट ग्रुप है, इन तमाम चीज़ों को कंसिडरेशन में, जैसे 5 एक्सेस हैं जिनके ऊपर हम कैरेक्टराइज करके पेशेंट को या क्लाइंट को फिर डिटर्मिन करते हैं कि हमें क्या डायग्नोसिस देना है। सो इट्स अ वेरी कॉशियस प्रोसेस। और जैसे कहा गया था पहले कि टैबू एंड स्टिग्मेटाइजेशन, तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा ये फोर्सफुली हमें ख्याल रहता है कि लेबलिंग ना हो, और किसी को भी ये बताने से पहले कि अगर कोई बीमारी है तो ये बताया जाता है कि अच्छा ये है और ये क्योरेबल है, और यू नो वी नीड टू काउंसिल ऑल द टाइम बिकॉज वो चीज़ इतनी स्टिग्मेटाइज्ड है सोसाइटी में। अच्छा, एक बात सर जो मैं सोच रही थी, कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश होगा, जिसकी एक वेल थॉट प्रोसेस उसके चल रहे होंगे, सब कुछ उसका चल रहा होगा, एकदम से उसे थोड़े डाउन फीलिंग्स होती हैं, वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करता है और वो उसको बताते हैं कि यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर दैट पर्सन कि मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, आई एम परफेक्टली फाइन। मतलब यू नो, फिर उसको उसमें काउंसिल करना, उससे वो मेंटल एक्सरसाइज कराना या उसको मेडिसिन खिलाना कितना मुश्किल होता है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हाँ, मैं शमशाद बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छा, और मेरे फर्स्ट टाइम किसी उसमें कॉल लगी है। क्या बात है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन करना था। अभी जी। कुछ देर पहले एक अनीस साहब की कॉल आई थी आपके पास। जी जी बिल्कुल आई थी। उनका जिस तरह से, मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगी, उनका जिस तरह से था ना, जैसे वो सफ़र में जाते हैं या फिर गैदरिंग में जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम मतलब वो हो जाती है, उनको ज़्यादा मतलब घबराहट सी होती है। सेम मेरे साथ भी यही होता है। मतलब मैं सफ़र में निकलती हूँ, ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया कि ज़्यादा कार ड्राइविंग में हम लोग निकलते हैं, कहीं से जाते हैं ना, तो फिर मुझे ये हो जाता है कि अजीब सी कैफियत होती है। ऐसा होता है कि वहीं गाड़ी रुक जाए, मैं घर चली जाऊँ, अच्छा, इस तरह से। और मुझे ना रात में नींद सही नहीं आती बिल्कुल भी। आप रात में नींद में उठ जाती हैं, नहीं, दिल उठती घबरा नहीं। रहा होता है? नहीं, मैं उठती नहीं हूँ। मैं मुझे ना ख्वाब ही आते रहते टोटली। अच्छा, मतलब नेगेटिव थिंकिंग के ख्वाब, कहाँ के ख्वाब, कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। मतलब नींद सही से नहीं होती सुकून वाली। नाइटमेयर्स की तरह डरावने ख्वाब? हाँ, डरावने भी आते हैं, कभी ऐसे भी नॉर्मल ख्वाब भी आ जाते हैं। और दिन में भी मुझे दोपहर के वक्त भी है ना, जैसे मैं चाहूँ ना कि थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब मेरा प्रेशर थोड़ा सा वो हो जाता है डाउन ना, तो मैं आराम कर लूँ। तो दोपहर में भी मेरा यही है कि बस मुझे ख्वाब ही ख्वाब आते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती मेरी। स्टूडेंट? आपकी एज क्या है? मेरी एज 33 है। आपकी एज 33। कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे? हाँ, मैरिज आप मैरिड आई हैं? एम मैरिड, आई हैव 2 चाइल्ड। और मेरे 2 अबॉर्शन भी हो चुके हैं। अबॉर्शन के बाद मुझे ये कैफियत हो गई है ज़्यादा। आप कुछ पूछना चाहेंगी मैम? हाँ, हाउ इज़ योर मैरिटल रिलेशनशिप गोइंग? कैसा आप हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशनशिप है? बहुत अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। That's good, सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे फाइनेंशियल भी बहुत अच्छी वो है। हम सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि इंसान को एक ना एक चीज़ की वो होती है ना, फिर तो बस ये मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। बस मुझे ना, और घर में भी जैसे कि बच्चे पीछे से अचानक से आ जाते हैं ना, तो मैं ऐसी, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मैं डर जाती हूँ बिल्कुल, जैसे कौन आ गया, खौफ सा। आई थिंक स्लाइट एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी भी। ये डॉक्टर साहब से बात करते ये हैं। बुनियादी तौर आप कुछ पूछ रहे हैं? चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर Thank कॉलिंग। you. हम बात करते हैं, Okay, ठीक है अल्लाह जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी डॉक्टर साहब। बुनियादी तौर पे अनीस साहब का प्रॉब्लम और इनका प्रॉब्लम एक ही जैसा है, और इनको जो है एगोराफोबिया एक टर्म है, एगोराफोबिया, जिसके अंदर जो है उन तमाम जगहों पर निकलने से खौफ आता है जहां हमें अंदेशा हो कि हम रश में घिर जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता हमें कुछ हो गया तो फिर निकलेंगे कैसे। दैट इज़ द मेन मरकज़ी ख्याल जिसे कहते हैं ना इलनेस का, वो ये है। तो इट्स ए काइंड ऑफ एंग्जाइटी कि हम अगर जहाज़ में हैं और कुछ हो गया तो निकलेंगे कैसे, रश में हैं तो कैसे निकलेंगे। ये वहाँ अनीस साहब के मामले में वजह वाज़ेह है कि डेथ ऑफ लव वंस, एंड यहाँ वजह हमें नहीं पता चली। बुनियादी तौर पे यही होता है कि जिस फोबिया की डेफिनेशन यही है कि हम एक सर्टन प्लेस से, पर्सन से, ऑब्जेक्ट से जो है अवॉइड करना चाहते हैं, और जब हम अवॉइड कर लेंगे, उस प्लेस से हट जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो विल गेट रिलैक्स। तो जब हम जा रहे हैं उस सफ़र में या हजूम में या ऐसी जगह पे हैं जहाँ ये ख्याल आता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो फिर अवॉइड करना चाहते हैं। इसमें बुनियादी बात जो है,
ड्रग ट्रीटमेंट की भी है, और उसके बाद जो बहुत बड़ा रोल है वो साइकोलॉजिस्ट का है, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती मैम है। आप कैसे हेल्प करेंगे इस ओके question? मैं थोड़ा सा यहाँ डिफ़र करूँगी कि जो फर्स्ट हमारे कॉलर थे जिनका एक लॉस ऑफ अ लव्ड वन